आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज बालाघाट। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म और इस वक्त हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद और अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी। सर, बहुत स्वागत आपका बालाघाट की पावन धरा पर। और जैसा कि मैंने आपके बारे में जाना और समझा है, आप अर्जुन सिंह जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं और उन्होंने कहा है कि राजनीति संभावनाओं पर आधारित होती है, अपार संभावनाएं होती हैं। बालाघाट में किस तरह की संभावनाएं देखते हैं आप कांग्रेस को लेकर राजनीति के क्षेत्र में? बालाघाट एक ऐसा जिला है जिसमें कि कांग्रेस पार्टी गांव-गांव में है, मोहल्लों में है और यहाँ के लोग विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। ये वो जिला है जिसने कि आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया और इसका अपना अलग इतिहास है। इसलिए जहाँ तक बालाघाट का सवाल है, यहाँ तो कांग्रेस पार्टी की अपार संभावनाएं हैं। कांग्रेस का नारा रहा है कि कांग्रेस गरीबों के साथ। वर्तमान में किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस गरीबों के साथ मुस्तैदी से लड़ती हुई नजर आ रही है आपको? आप देख रही हैं कि एक तरफ महात्मा गांधी नरेगा का जो मूल चरित्र था वो नए कानून में समाप्त कर दिया गया। जो महात्मा गांधी नरेगा में मजदूरों को ये हक था कि वो कौन सा काम कहाँ खुले उसकी मांग कर सकते हैं, वो समाप्त कर दिया गया। ऐसे अनेक उसमें प्रावधान थे जिसे समाप्त कर दिए गए। एक दूसरा, किसानों का हक मारा गया है। अब भारत का किसान अमेरिका के किसानों के ऊपर निर्भर हो जाएगा। ट्रेड डील के विषय में आप बात करें। यदि इसी प्रकार का इंडो यूएस ट्रेड बिल जो लागू कर दिया गया, इसकी पूरी संभावना है क्योंकि उसमें सहमति हो ही गई है नरेंद्र मोदी जी की और ट्रंप साहब की। तीसरा, आप देख रहे हैं कि किसान के लागत बढ़ गई, उपज के भाव नहीं बढ़े। चौथा, मजदूरी आज भी गांव में अगर आप देखेंगे वही है जो आज से 10-12 साल पहले थी, वो भी नहीं बढ़ी। दैनिक मजदूरी, जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो भी लागू नहीं किया जा रहा है। केवल फसल के टाइम मजदूरों को की मजदूरी बढ़ जाती है, बाकी समय उनको मजदूरी नहीं मिलती। इसी प्रकार यदि आप देखेंगे कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जो पट्टे दिए गए थे कांग्रेस के समय में, उनमें अनेक जगह पर शिकायत आती, कब्जा नहीं मिला। गरीबों को जो पट्टे आवास के बांटे गए थे उन्हें अब हटाया जा रहा है। ऐसे अनेक विषय हैं जिन पर कि पूरे तरीके से ये साबित होता है भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से कॉरपोरेट्स के साथ है। इन पिछले 12 सालों में मोदी जी सरकार में किसान, मजदूर, छोटे मध्यम व्यापारी का 1 रुपए का भी कर्जा माफ नहीं हुआ, जबकि बड़े बड़े घरानों के 16.5 लाख करोड़ के कर्जे माफ हुए। और यदि आप देख रहे हैं कि आज देश की संपत्ति 40% संपत्ति केवल 200 परिवार तक सीमित हो गया है। इसकी वजह से सामाजिक और आर्थिक टेंशन बढ़ने की पूरी संभावना है। इस पर हमें सचेत रहना चाहिए। आपने 10 साल प्रदेश की कमान संभाली और अब डॉक्टर मोहन यादव उस कुर्सी को संभाल रहे हैं। प्रदेश किस तरह कर्ज में डूबता हुआ दिख रहा है और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर किस तरह सड़कों पर आने के लिए तैयार है? बेरोजगारी, महंगाई की अगर हम बात करें तो कहां पाते हैं आप कांग्रेस को और प्रदेश की जनता को? बात यह है कि प्रदेश में जब मैंने सत्ता छोड़ी थी 2003 में, जब लगभग 23,000 करोड़ का कर्जा था, आज लगभग 5 लाख करोड़ का कर्जा
हो गया है और निरंतर कर्जा लिए जा रहे हैं। जो फिस्कल मैनेजमेंट एक्ट है उसका भी उल्लंघन हो रहा है। एक निश्चित प्रतिशत ही इसमें जो फिस्कल डेफिसिट होता है, घाटे का बजट, उससे ज़्यादा घाटे का बजट प्रस्तुत किया गया है और इसमें भी कोई रचनात्मक काम नहीं है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई पैसा हमारे पास नहीं है। सारा पैसा जो है या तो वेतन में जा रहा है, पेंशन में जा रहा है, या इस प्रकार के जैसा लाडली बहना आदि में जा रहा है। मूल बात यह है कि लाडली बहना का भी फायदा सही पूछो तो किसी परिवार को इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि एक तरफ इन्होंने लाडली बहना के लिए पैसे तो बढ़ा दिए, देना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी बिजली के बिल बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए। अधिकांश बच्चे अब प्राइवेट स्कूलों में जाने लगे, वहाँ पर उनकी फीस बढ़ गई। इसी प्रकार किसानों के भी बिजली के बिल बढ़ गए, लागत बढ़ गई, लेकिन उपज का भाव नहीं बढ़ा। इस तरह से जो एक नेट सरप्लस होता था, बचत जो हमारे भारतीय संस्कृति की अर्थनीति हमेशा से रही, बचत की रही है। आज ही मैं एक हमारे ज्वेलर से बात कर रहा था जिनके यहाँ मैं बैठने गया था, बापना जी से। उन्होंने बड़े सही ढंग से बताया, एक ज़माने में आज से 25-30 साल पहले 1 एकड़ में जितना धान पैदा होता था उससे 1 तोला सोना आ जाता था। आज उपज का भाव नहीं बढ़ा, लेकिन सोना जो है 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया तोला हो गया है जी। तो शादी ब्याह में और जो एक लोग अपना रकम देते थे वो निरंतर घटती चली जा रही है, यानी कि गरीबी बढ़ती जा रही है। नेट सरप्लस लोगों का समाप्त होता जा रहा है। भाजपा को आपने कई मुद्दों पर बहुत दो टूक शब्दों में कहा है कि वो अलगाववादी राजनीति की पक्षधर रही है और वर्तमान में केरल की अगर हम बात करें तो उसका भी नाम बदला जा रहा है। ये जो भाजपा की नाम बदलने वाली नीति रही है, इस पर क्या विचार है? कारण ये है कि उनके पास किसी समस्या का हल नहीं है। न वो महंगाई कम कर रहे हैं, न रोजगार दे रहे हैं, शिक्षा का स्तर घटता चला जा रहा है, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। इस तरह से पूरे देश में जो आवश्यकताएं हैं, जो प्राथमिकताएं हैं, वो नहीं दिख रही हैं और इसीलिए वो कहीं तो शहर का नाम बदल रहे हैं, कहीं मोहल्लों का नाम बदल रहे हैं, कब तो एक प्रांत का नाम भी बदल दिया। बात वही है, जब समस्याओं का निदान उनके पास नहीं है तो जनता को गुमराह करने का ये प्रयास करते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कहीं नफरत के नाम पर। धर्म की बात आपने कही और अभी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो घट रहा है, इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? पूरी तरीके से राजनीतिक है। एक तरफ उन पर झूठा केस लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में एक बजरंग दल के नेता थे जो अपने आप को उत्तम स्वामी महात्मा कहने लगे हैं। उन पर तो लिखित रूप से एक प्रतापगढ़ की लड़की ने यौन शोषण की शिकायत की है, आज तक उन पर गिरफ्तारी नहीं हुई और वो गायब है। उनकी कथा चल रही थी जबलपुर में, लेकिन जब ये बात सामने आई तो उसी दिन से वो गायब है। कहाँ गए? उसके बारे में क्यों भाजपा चुप है? उन पर क्यों मुकदमा आज तक दर्ज नहीं किया गया, हम जानना चाहते हैं। आपका बालाघाट में आगमन के पीछे उद्देश्य ये रहा कि आप किसानों से चर्चा करेंगे, कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। आप कांग्रेस को कहाँ पीछे पाते हैं? क्यों नहीं ये सारे भ्रमजाल को, जैसा कि आपके ही द्वारा कहा जाता है बार बार कि भाजपा जो है वो झूठ फैलाने का काम कर रही है, झूठी राजनीति धर्म के नाम पर कर रही है, क्यों नहीं कांग्रेस इस जाल को तोड़ पाने में कामयाब हो पा रही है? देखिए, पिछले साल भी, पिछले इलेक्शन में भी, अगर आप पोस्टल बैलेट में नतीजे देखेंगे, 230 सीटों में से 199 सीटों पर पोस्टल बैलेट में कांग्रेस जीती है। लेकिन
मशीन पर हम लोग हार जाते हैं। तो सीधा सीधा आपका कहना यह है कि ईवीएम जो है मशीनें मैं तो एक संशय में बात है, जो वास्तविकता है, जो सामने प्रमाण है, वो तो लगता तो है। कल आप आदिवासी अंचल में जाएंगे और नक्सलवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है बालाघाट के लिए, और अब 2026 तक, मार्च तक जो डेडलाइन दी गई थी गृह मंत्री द्वारा, इस पूरे ये जो डेडलाइन वाला क्रम है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? और चूंकि कांग्रेस हमेशा पक्षधर रही है आदिवासियों की, और लेकिन हिंसा के खिलाफ रही है, तो आपको क्या लगता है डेडलाइन का मतलब क्या अभी भी आदिवासियों के साथ शोषण करके या उन्हें मुख्य धारा में जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश हो रही है? इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? बात समझ लीजिए, उनकी जो प्राथमिकता है वो है नैसर्गिक साधनों का दोहन। अब बालाघाट में मैग्नीशियम और बॉक्साइट की काफी खदानें हैं। क्या कारण है कि हम आदिवासियों को उसमें हिस्सेदार क्यों नहीं बनाया जा सकते? आज पूरे इस मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ के अंदर भी अगर आप देखेंगे, जिन क्षेत्रों में नक्सलाइट ऑपरेशन रहे हैं, हम लोगों ने हमेशा हिंसा का विरोध किया और नक्सलियों ने भी झीरम घाटी के अंदर तो लगभग हमारी पूरी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस को ही समाप्त कर दिया था। इसलिए हमने हिंसा का कभी समर्थन नहीं किया। लेकिन जो भी आदिवासियों के संवेदनशील विषय होते हैं उनका हम समर्थन करते आए। आखिर मजदूर से मालिक तेंदुपत्ते में किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। वन उपज का पूरा लाभ आदिवासियों को हमने दिया। अर्जुन सिंह जी के वक्त उसी के साथ साथ हमने ये भी तय किया कि हम लघु वन उपज की रॉयल्टी नहीं लेंगे, वो सारी रॉयल्टी जाती है मजदूरों के पास जी। हर तरह से हमने आदिवासियों के हित में काम किया है। और मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि आज के परिस्थितियों में जहाँ तक नक्सलियों की समाप्ति की बात कर रहे हैं, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन वो नक्सलियों से जमीन छुड़ाकर या नक्सलियों के प्रभाव को हटाकर वो अगर बड़े बड़े उद्योगपतियों को ये खदानें आसानी से दे देंगे अपने चाहते लोगों को, तो उसमें स्वाभाविक है आपत्ति होगी, क्योंकि जो विस्थापन है वो सही तरीके से होना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है। यहाँ भी उन्हें इसमें जो खनिज है उसका हिस्सेदार आदिवासियों को बनाना आवश्यक है जी। अब चलते चलते यूजीसी पर भी जानना चाहेंगे कि किन दो महत्वपूर्ण सिफारिशों को सरकार ने नकारा है या शामिल नहीं किया है, क्या प्रभाव देखेंगे आप इसका? बात यह है कि उसमें जो यूजीसी गाइडलाइन हमारे पास आई थी, उसमें एक गाइडलाइन ये थी, झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहिए और की जाएगी। वो गाइडलाइन क्यों हटा दी गई हम नहीं समझ पा रहे हैं। सारी नाराजगी उस बात पर है जी। अब बालाघाट में किस तरह से कांग्रेस को आप देखेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में, और कार्यकर्ताओं में किस तरह का मूल मंत्र आपने दिया है विजय का? मूल मंत्र तो स्वयं जिला कांग्रेस कमेटी तय करती है, कैंडिडेट तय करते हैं। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि इस देश में विचारधारा की लड़ाई लड़ना चाहिए, गरीब की लड़ाई लड़ना चाहिए। और हमने तो हमेशा से कहा है, न जात न पात, कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के साथ, गरीब के साथ जी। तो इसलिए गरीब के साथ ही कांग्रेस पार्टी हमेशा से रही है। उनके सामाजिक आर्थिक बढ़ोतरी के लिए, सफलता के लिए हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। हम लोग उद्योगपतियों को, उद्योग के खिलाफ नहीं है, लेकिन उद्योग और उद्योगपतियों का जो एक कंसेप्ट है, महात्मा गांधी ने जो कहा था ट्रस्टीशिप होना चाहिए, वो होना चाहिए।
आज भारतीय जनता पार्टी ने सारे मजदूरों के हक समाप्त कर दिए, सारी यूनियन समाप्त कर दी। इन सब बातों पर हम लोग उनसे सहमत नहीं हैं। जी, आपने बहुत अच्छी जानकारियां और अपने विचार हमसे साझा किए दिग्विजय सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे थर्ड आई न्यूज़ की विशेष पेशकश। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।